friends, welcome to my channel Bay of Bio and I am Sanat Kumar Das standing before you to teach biology. So, कैसे हो आप लोग? आज मतलब जो अगला सेशन था उसमें तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक पार्ट उसका कवर किया था लिविंग वर्ल्ड का, व्हाट इज लिविंग, और मैंने उसमें बताया भी था कि तुम लोगों को मैं कुछ एक्स्ट्रा इस चीज़ें भी बताऊंगा, बट बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, ये अभी बताने का सही वक्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर बताना बहुत ज़रूरत होगा वहाँ पर तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, और उसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में दूंगा तुमको, उसका लिंक भी दूंगा। बट यार तुम लोगों तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो भाई। अगर ज्वाइन करोगे तभी तो मैं पीडीएफ दूंगा, तभी तो मैं तुम्हें मतलब जो स्किल्स डेवलपिंग क्वेश्चंस होते हैं वो भी दूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बट तुम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, पहले ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ और ज्वाइन करो, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था तुम लोगों को कि मैं तुम्हें एजिंग के बारे में बताऊंगा, एडेप्टेशन, इवोल्यूशन भाई, लेकिन तुम लोग देख लो क्योंकि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसमें तुम्हें एजिंग मिल जाएगा, इकोसिस्टम है, इवोल्यूशन है, सब कुछ आगे है, तुम लोग पढ़ोगे तब। अभी से मतलब दिमाग का खचरा बनाने का कोई मतलब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट स्टार्ट द लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये पॉइंट को हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो भाई एक बात देखो, क्योंकि ये जो लिविंग वर्ल्ड है ना, ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब तुम लोगों ने तो अभी बुक भी देख लिया होगा, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज आर फाउंड इन दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, चलो पॉइंट आउट करो जल्दी। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज पाए जाते हैं, ठीक है। अब भाई इनमें से तो ये जो 1.7 टू 1 मिलियन स्पीशीज पाए जाते हैं, यही तो भाई डाइवर्सिटी है। इतने सारे स्पीशीज हैं हमारे पास। अब भाई इतने सारे स्पीशीज के बारे में इनको एक मतलब ऑर्डरली मैनर में डिफाइन करके, ग्रुपिज्म करके, उनके बारे में उनके कैरेक्टराइजेशन करके, उनको स्टडी करने, उनके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन जुटाने में भाई कितना रिस्क होगा इसमें तुम लोग सोच सकते हो। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी भी आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई ये जो चैप्टर है ना, इसमें मैंने बहुत गोल गोल घूमा था। तुम लोगों को पता होगा सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन, इन तीनों वर्ड को हम लोग इंटर भी बताऊंगा यार, आगे बताऊंगा, अभी से बता दे तो ट्विस्ट कहाँ आएगा। चलो भाई 1.7 टू 1 मिलियन स्पीशीज इसमें डाइवर्सिटी है। तो इनमें से कितने प्लांट्स हैं, कितने मतलब प्लांट स्पीशीज हैं, कितने एनिमल स्पीशीज हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। चलो जानते हैं। तो भाई देखो, इनमें से 0.55 मिलियन स्पीशीज जो होते हैं वो होते हैं प्लांट्स के, ओके। और 1.2 मिलियन जो होते हैं वो होते हैं एनिमल्स के। भाई अभी इतना ही नहीं है, मतलब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई 1.2 मिलियन के तकरीबन जो एवरेज है एनिमल्स हो गए, भाई इतना ही कंप्लीट हो गया, अभी इतने ही अर्थ में लिविंग है। ये सच नहीं है, क्योंकि हर साल 15,000 से ज्यादा या फिर 15,000 के करीब स्पीशीज भाई मतलब ढूंढे जा रहे हैं, अभी नई नई खोज हो रहे हैं। तो कितने हो रहे हैं ये भी पॉइंट है, ये पीएमटी में आया था, ठीक है। एवरी ईयर, ओके, कितने फाउंड आउट हो रहे हैं, 15,000 स्पीशीज। अब एक बात बता दूं भाई, ये जो चैप्टर है ना, ये मुझे तो बोरिंग लगता था, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट यू कैन गेट सपोर्ट इन दिस थिंग्स। अभी इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे जो तुम्हें याद रखने हैं, और ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इसमें कोई रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को अभी इसमें क्या न्यूमोनिक्स दूं यार, इसमें कुछ न्यूमोनिक्स के लिए हो ही नहीं। तुम लोगों को बस फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने हैं, बस नॉर्मली याद रखो भाई, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आगे अभी समझाऊंगा, वो जो सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी के अंदर अंदर घूरते हो ना, ऐसे चक्कर काटते हो, अभी वो सारे का सारा डाउट क्लियर कर लूंगा, ठीक है। अब चलो भाई, ये तो कंप्लीट हो गया, मतलब कितने कितने हैं। अभी कुछ जानते हैं, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स क्या है भाई, उसके बारे में जानते हैं। चलो, सो गाइस,
अगर हम इस सिस्टमैटिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, चलो भाई सिस्टमैटिक्स की कुंडली खोलते हैं भाई। सिस्टमैटिक्स है क्या भाई? पहली बात तो ये, सिस्टमैटिक्स अगर हम सिंपल मीनिंग में देखें, सिंपल स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने के मतलब स्टडी करने के बारे में हम लोग अगर बताएंगे तो उसको हम किस टर्म में स्पेसिफिकेशन करेंगे, सिस्टमैटिक्स के अंदर वो आएगा। अब भाई अगर सिस्टमैटिक्स को तुम लोग डिफाइन करने चाहोगे ना तो ये बहुत बड़ा फील्ड है। ओके, अभी मैं आगे बताऊंगा, वहाँ पे सिम्पसन नाम के एक साइंटिस्ट के जिक्र में करूंगा। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि अब इंटरचेंजेबल तो वो लोग मतलब सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन यूज तो कम करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग बहुत ही अलग है। ठीक है, तो आगे बताऊंगा। अभी तो सिस्टमैटिक्स के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है सिस्टमैटिक्स। स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये है इसका सिंपल मीनिंग। अभी आगे बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा, तुम्हारा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिक्र तो करो। ठीक है, सिस्टमैटिक्स ये जो टर्म है इसको किसने पैदा किया था भाई? किसने बताया था सिस्टमैटिक्स के बारे में? ये जो सिस्टमैटिक्स है ना, इनके बारे में हमको बताए थे कैरोलस लीनियस। यार नाम याद रखना भाई, बहुत काम का है। कैरोलस लीनियस जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। अभी आगे जिक्र करूंगा टैक्सोनॉमी कैसे सिस्टमैटिक्स से अलग है। ठीक है, वो भी जिक्र करूंगा, लेकिन इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और सिस्टमैटिक्स के बारे में पहले जिक्र इन्होंने ही किया था, इन महाशय ने किया था। चलो इसको अंडरलाइन करते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कैरोलस लीनियस। अब भाई देखो, इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में जो बताया, भाई पहले इन्होंने तो 2 बुक्स लिखे थे। ठीक है, इनका 2 बुक्स पब्लिश हुए थे। एक है सिस्टेमा नेचुरे, अगर इसके तुम एनिमल्स भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। सिस्टेमा नेचुरे एक था, और एक था सिस्टेमा प्लांटेरम। ओके, याद आया ना? सिस्टेमा नेचुरे जिसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में जिक्र किया था, और एक सिस्टेमा प्लांटेरियम जिसमें उन्होंने प्लांट्स के बारे में जिक्र किया था। अब भाई ये सिस्टेमा नेचुरे जो है, उन्होंने इसको लिखा था 1758 में, और इसको लिखा था 1753 में पब्लिश हुआ था। पहले प्लांट का आया था उनका बुक, और उसके बाद एनिमल्स के बारे में जो सिस्टम नेचुरे है वो आया था। तो भाई इसमें किसमें, इसमें कलर चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें 4326 स्पीशीज के बारे में, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के बारे में इसमें जिक्र किया गया। और इसमें क्या हुआ, 5900 स्पीशीज। ओके, स्पीशीज ऑफ प्लांट। भाई ये इसको याद रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, फिर भी इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही फैक्ट एंड फिगर्स एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं, नॉर्मली। ये भी पीएमटी में आ चुके हैं भाई, पीएमटी में आ चुके हैं, उठा के देख लो भाई, पिछले 32 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उसमें भी आया है। ठीक है, अभी 1 मिनट रुको। तो भाई कैरोलस लीनियस के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। फोटो देखना चाहोगे? चलो देख लो, ये देख लो, हो गई तसल्ली, हो गई, फोटो देख ली, अब पहचान जाओगे ना भाई। एक एक बात बताता हूँ तुम्हें, हमारा ब्रेन ना, ये जो पढ़ने से ज्यादा इमेज को देखने में उससे बहुत मजा आता है। मतलब हम अगर एक चीज को कोई मतलब फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, उसको एक बार देख लोगे
वो जितनी जल्दी तुम्हें याद रहेगी ना, तुम 50 बार उसको पढ़ोगे तुम्हें याद नहीं रहेगा। इसीलिए इमेजिनेशन इज द मोस्ट कॉमन थिंग क्या बोल रहा हूँ यार, क्या मैं बोले जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो ना उसको फील के साथ पढ़ो। फील के साथ पढ़ने से क्या होगा, तुम लोग इमेजिन कर पाओगे। इमेजिन करने से वो तुम्हारे मेमोरी में पूरा मतलब परमानेंटली रिटेन हो जाएगा। ओके, ये ट्राई करो एक बार फिर मुझे बताना। ओके, सो भाई कैरोलस लिनेस के बारे में तो बहुत जान लिए। ये भाई कौन है, क्या क्या किताबें लिखी हैं, उसमें कितनी कितनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, कितने स्पीशीज ऑफ एनिमल्स का जिक्र है, सब तो हम लोग ने पढ़ लिए हैं। अब भाई चलो गाड़ी घुमाते हैं सिम्पसन की तरफ, साइंटिस्ट सिम्पसन, जहां पर तुम्हें ये जो डाउट है ना, गोल गोल घूम रहे हो, सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, सब डाउट क्लियर कर दूंगा। चलो देखो, अभी तो हम लोगों ने सिस्टमैटिक्स कवर ही कर चुके हैं। अभी कुछ दो बात मैंने छूट गई मेरी। सिस्टमैटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जो मैंने बता दिया कि स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, भाई कैसे स्टडी करोगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल थिंग्स को बेस करके तो स्टडी करोगे ना। तो क्या क्या है, चलो आओ देखते हैं किसके ऊपर बेस करके हम लोग स्टडी करते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा एनाटॉमी, ओके, फिजियोलॉजी, ये दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं। बेसिकली हम लोग एनाटॉमी देखते हैं, फिजियोलॉजी देखते हैं, और कुछ हिस्टोरिकल प्रूफ्स क्या हैं और इवोल्यूशन के बारे में क्या बता रहा है, सब कुछ देख के उसको स्टडी किया जाता है सिस्टमैटिक्स के अंदर। और एक बात, जो साइंटिस्ट, एक बहुत अच्छा सवाल है, आ सकता है, जो साइंटिस्ट सिस्टमैटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं उन लोगों को हम लोग बोलते हैं, राइट, जस्ट ए मिनट, दोज साइंटिस्ट who study about टैक्सोनॉमी, कुछ तो भाई टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में। ओके, सो भाई कलर चेंज कर लेता हूं, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। टैक्सोनॉमी के बारे में जो लोग पढ़ते हैं ना, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनोमिस्ट। ओके, टैक्सोनोमिस्ट एंड सिस्टमैटिस्ट। अब भाई कैरोलस लिनियस जो थे वो तो भाई दोनों थे, क्योंकि टैक्सोनॉमी के बारे में उन्होंने बताया, सिस्टमैटिक्स के बारे में उन्होंने बताया, तो भाई इसका पैदा ही उनमें से हुआ है, ठीक है, उन्हीं से ही सिस्टमैटिक्स आया है। तो भाई चलो सिस्टमैटिक्स तो हमारा कवर हो गया, अब साफ कर देते हैं इसको। अब मैं तुम्हें राज की बात बताऊंगा, जो तुम्हें सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंशिएट ऐसा करेगा कि तुम लोगों को कभी जीवन में डाउट ही नहीं आएगा। याद रख लो मेरी बात, लिख के रख लो, गारंटी देता हूं। चलो अब 3 वर्ड हमारे सर खा जाते हैं भाई, कौन कौन से वर्ड है चलो देखते हैं। एक तो हो गया भाई ये सिस्टमैटिक्स, प्रॉमिस बोल रहा हूं, मैंने जब इस चैप्टर शुरू किया था ना, जब मैं ये पढ़ रहा था, मैं भाई गोल गोल घूम रहा था। बहुत स्टडी करने के बाद मुझे ये सब पता चला, क्योंकि एक बात देखो, जनरली मैं कोचिंग नहीं देता हूँ, ठीक है, तो घर में पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत नहीं है। घर में पढ़ाई करने में बहुत सारे एजुकेशनल चैनल हैं, अभी भी मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे चैनल्स ऐसे यूट्यूब में हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही किफ़ायती एजुकेशन तुम्हें मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन। तो भाई जब तक तुम बंडल्स नहीं गिनोगे ना कोचिंग सेंटर्स में, तब तक तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा, तब तक तुम्हें लगेगा कि हमने तो पढ़ाई की ही नहीं है। अगर वहीं तुम फ्री लर्निंग क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे पा रहे हो, भाई ये मतलब लेने से इनकार क्यों कर रहे हो, मुझे पता नहीं है। बहुत सारे लड़के बच्चे ऐसे हैं, तो भाई पेरेंट्स भी ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमारा बेटा ना उस कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर रहा है। अभी मैं देखो बताऊंगा किसी को कि भाई मैं ना +2 घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ, कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है। भाई देखो 100 लोग आ जाएंगे, क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्यों ऐसा नहीं किया, क्यों वैसा नहीं किया, खराब हो जाएगा भाई, खराब हो जाएगा। क्यों भाई, मुझे किसी के ऊपर मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं घर में हूँ, घर में पढ़ता हूँ, और घर अभी भी भाई घर में ही पढ़ रहा हूँ।
मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो चलो भाई, चलो कहाँ कहाँ बात घूमता है। सिस्टमैटिक्स के बारे में, हाँ मैं कहाँ बता रहा था, 3 वर्ड्स, सिस्टमैटिक्स एक हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया, और एक हो गया क्लासिफिकेशन। ओके, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। सो भाई देखो, जी सिम्पसन, चलो साइंटिस्ट का नाम पहले बताता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। साइंटिस्ट एक थे, सिस्टमैटिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिस्ट जो कि थे जी सिम्पसन। इमेज देखोगे, चलो देख लो भाई, इमेज देख लो, ये देखो, हो गई तसल्ली, हो गई तसल्ली। चलो वापस लौटो, व्हाइट बोर्ड पे लौटो। ये जो जी सिम्पसन थे ना, उन्होंने पहले ही जिक्र किया था। भाई पहले हम लोग क्या मानते थे, ये जो 3 वर्ड्स हैं, हम लोग पहले मानते थे कि भाई ये 3 वर्ड्स इक्वल हैं, ठीक है। हम लोग इसको, इस तीनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते थे। लेकिन जी सिम्पसन ने बताया कि भाई ये तीनों वर्ड सेम नहीं है। भाई क्यों सेम नहीं है, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि भाई ये तीनों वर्ड क्यों सेम नहीं है, तो जी सिम्पसन ने बताया कि सिस्टमैटिक्स इज ए बिग फील्ड। सिस्टमैटिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब भाई जब उनसे पूछा गया कि भाई टैक्सोनॉमी क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है, भाई साफ सी बात उन्होंने बताया कि एक तो भाई गया तुम्हारा क्लासिफिकेशन और दूसरा गया तुम्हारा टैक्सोनॉमी। तो उन्होंने भाई सीधा सीधा बताया कि जो तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एक ऑर्डरली मैनर में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करना, मतलब ग्रुपिज्म करना उनका, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं, टैक्सोनॉमी है उनको ग्रुपिज्म करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। नॉर्मली यही बोलते हैं। अब आगे जब तुम लोग पढ़ोगे ना बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उनमें तुम्हारा आएगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, टैक्सोनॉमी में ही आएगा तुम्हारा, ठीक है। जब प्रोसीजर पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही जानो कि जी सिम्पसन ने ये बताया कि सिस्टमैटिक्स के अंदर एक ऐसा बड़ा फील्ड है सिस्टमैटिक्स जिसमें टैक्सोनॉमी एक अलग चीज है, क्लासिफिकेशन एक अलग चीज है। क्योंकि टैक्सोनॉमी हमें रूल्स देता है कि भाई इन रूल्स को फॉलो करके तुम ग्रुपिज्म करो या क्लासिफाइड करो, किसी ग्रुप में उनको रखो। ऑर्गेनिज्म को, किसको, ऑर्गेनिज्म को, हमको नहीं, हम भी भाई ऑर्गेनिज्म है, एक ही बात है। चलो तो ये कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट चल। तो फ्रेंड्स अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई मैंने जो बताया ना तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, मेरा भात हजम नहीं होता है यार। चलो पढ़ ही लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसको अभी 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 के अभी पेन एंड पेपर लेके बैठे हो ना, नहीं बैठे हो, कभी भी तुमसे मतलब स्टडी नहीं होगा भाई। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, पेन एंड पेपर लेके साथ में बैठा करो। अभी इसको नोट करो जल्दी से जल्दी। नोट अगर नहीं करना चाहते हो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं इसका स्कैनिंग फोटो टोटल तुम्हें डाल दूंगा, तुम्हें कोई अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो भाई चलो देखते हैं क्या है इसमें। जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया वही है इसमें। सिम्पसन जो बोलते हैं कि सिस्टमैटिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें टैक्सोनॉमी अलग है, क्लासिफिकेशन अलग चीज है। चलो इसमें ही लिखा है, सिम्पसन ने रिगार्ड किया था, क्या किया था, क्लासिफिकेशन एज ए सब टॉपिक। क्लासिफिकेशन जो है ये एक सब टॉपिक है। किसका सब टॉपिक है, सिस्टमैटिक्स का सब टॉपिक है, ओके, दैट डील्स विथ ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। एक मिनट रुको भाई, क्या करता है, इसका काम क्या है, ये है काम, किसका काम, कहां गया, क्लासिफिकेशन का काम है ये, डील्स विथ ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में डिवाइड करना सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को, यही काम है क्लासिफिकेशन का, जो कि टैक्सोनॉमी से बिल्कुल अलग है। क्योंकि टैक्सोनॉमी क्या है,
अभी आगे बताऊंगा कि अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो भाई अगर टैक्सोनॉमी के बारे में बात करोगे ना, टैक्सोनॉमी, तो भाई टैक्सोनॉमी का काम क्या है? देखो, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये टैक्सोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है। टैक्सोनॉमी एक ऐसी चीज है कि भाई ये प्रोसीजर बताता है, ये प्रिंसिपल बताता है कि किसके बाद क्या करके हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो यही भाई क्लासिफिकेशन है और टैक्सोनॉमी है। पर भाई अगर तुम लोग देखोगे ना, ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है, ओके, टैक्सोनॉमी, अब भाई इसको एक बार तोड़ो तो जरा, तोड़ो इसको। कैसे तोड़ोगे? ये देखो, ये हो गया टैक्सो, ये हो गया नोमी। अब भाई इन दोनों का ना एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही मीनिंग है। टैक्सो का मतलब क्या है? अब भाई टैक्सो का मतलब क्या है बताओ? टैक्सो का मतलब अरेंजमेंट है। ओके, टैक्सो का मतलब अरेंजमेंट है। नोमी के मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। भाई टोटल मतलब क्या हुआ उसका? इसका निचोड़ निकाल के मुझे बताओ। निचोड़ ये हुआ, प्रिंसिपल्स, हाँ ये अरेंजमेंट हो गया, ये प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजर्स हो गया, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल्स ऑफ, 1 मिनट, ऑफ रूल, ओके, ऑफ नेमिंग। किसका रूल? नेमिंग करने का कुछ रूल्स होते हैं, उसी को बोलते हैं एज वेल एज क्लासिफाइंग। तो भाई ये रहा उसका टोटल निचोड़। भाई टैक्सोनॉमी को तोड़ने में हम लोगों को मीनिंग पता चल जाता है। टैक्सोनॉमी क्या है? सिंपली प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, उसका भी अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। ओके, सब कुछ समझ में आ गया? मैं सोच रहा हूँ समझ में आ गया होगा भाई, इतना डाउट क्लियर कर रहा हूँ। भाई देखो, इस बार एग्जाम में फोड़ के आना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। एक बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं, जो है क्लैडिस्टिक्स। मैंने देखा है भाई बहुत से लेक्चर में इसको छोड़ा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लैडिस्टिक्स से ही तुम्हें पता चलेगा कि भाई हम लोग न्यू सिस्टमैटिक्स या जिसको बायो सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, उसके तरफ हम लोग क्यों अट्रैक्ट हुए, क्यों हमें पता चला भाई, क्यों हमारा इंटरेस्ट जगा कि भाई और एक न्यू सिस्टमैटिक्स होना चाहिए, क्यों? चलो क्लैडिस्टिक्स में इसका पूरा आंसर है। सो व्हाट इज क्लैडिस्टिक्स? क्लैडिस्टिक्स इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन of organisms, okay, organisms according to historical order। ओके, अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल ऑर्डर। किसके बाद कौन आया और इसमें से इवोल्यूशन उठा। भाई इवोल्यूशन क्या है? अब इवोल्यूशन को बेस करके हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया यहां से। तो इसने लीड किया है किसको? इट लीड्स टुवर्ड्स न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स एफ, और फिर हम लोग जिसको बोलते हैं बायोसिस्टमैटिक्स। भाई इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना? इंटरेस्ट है कि नहीं भाई? पहले ये बात बताओ, इंटरेस्ट है कि नहीं है ना? चलो फोड़ते हैं फिर मिलके। सो फ्रेंड्स, जो न्यू सिस्टमैटिक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था,
जो कि बायोसिस्टमैटिक्स के नाम में से भी जाना जाता है, उसमें क्या था मेनली, उसमें था क्या कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, वो था सर जुलियन हक्सले। इमेज देखना चाहोगे? चलो देख लो। हो गई तसल्ली? सर जुलियन हक्सले कब डेवलप किया था? 1940 में। इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स को। भाई इसमें था क्या मेनली, इसमें क्या था कि हम लोग न्यू सिस्टमैटिक्स की तरफ जब आए क्लैडिस्टिक्स से, क्लैडिस्टिक्स ने हमें क्या बताया, इवोल्यूशन के बारे में बताया। तो इसमें क्या किया गया, ये एक ऐसा कंसेप्ट था सिस्टमैटिक्स का जिसमें कंसीडर किया गया एक स्पीशीज को प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब स्पीशीज को प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन के द्वारा परख किया गया, मतलब एक स्पीशीज इवोल्यूशन से ही पैदा हुआ है, ऐसा बोला गया। तो स्पीशीज को इवोल्यूशन के प्रोडक्ट के तौर पर परखा गया, यही था न्यू सिस्टमैटिक्स। और एक बात, न्यू सिस्टमैटिक्स में मेन फीचर्स क्या थे, उसको मेन फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे ना, मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे, चलो बात करते हैं। पहले तो इसमें ये एम्फसाइज किया गया कि स्पीसीज आर नॉट आइसोलेटेड। ओके, चलो लिखते हैं इसको। स्पीसीज आर नॉट आइसोलेटेड। इसका मतलब क्या है? स्पीसीज आइसोलेट नहीं है, मतलब एक स्पीसीज अगर हो गया ना तो इसमें कुछ पॉपुलेशन भी होते हैं। मतलब क्या बताऊं, अब तुम लोगों को बताता हूं। होमो सैपियंस सैपियंस कौन है? हम लोग हैं। तो भाई क्या मैं एक ही ह्यूमन बींग हूं जिसका नाम होमो सैपियंस सैपियंस है? आइसोलेट नहीं हूं मैं, एक ही नहीं हूं मैं, बहुत सारे पॉपुलेशन है भाई। वर्ल्ड वाइड देख लो कितने ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा देश का ही देख लो, इंडिया का देख लो, 135 करोड़ से भी ज्यादा। अब भाई ये पॉपुलेशन तो एक्सप्लोजन जिस तरह से हो रहा है ना, लग रहा है हम लोगों को जॉब नहीं मिलने वाला है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे ना तो तुम जॉब के लिए तुम नहीं जाओगे, जॉब तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। ठीक है, चलो। स्पीसीज आर नॉट आइसोलेटेड, they are related among themselves by common descent and often from them due to accumulation of different variations। जो स्पीसीज सारे हैं, अगर मैं बात करूं, किसका बात करूं अभी, फाइकस बेंगालेंसिस और फाइकस रिलीजियोसा। भाई यहां पे जो जीनस है फाइकस, वो तो सेम है, फाइकस फाइकस, फाइकस बेंगालेंसिस एंड फाइकस रिलीजियोसा। इन दोनों में ज्यादा फर्क है क्या? दोनों प्लांट्स हैं, सच है। तो भाई मैंने बताया था तुमको, सिस्टमैटिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो उसका एनाटॉमी देखते हैं, उसका फिजियोलॉजी देखते हैं, उसका इवोल्यूशन लिंक देखते हैं। तो उसी तरह से जब हम लोगों ने स्टडी किया होगा, कोई एक दो चीज डिफर किया होगा, फिर उसी से हम लोगों ने उसको अलग कर दिया। भाई ये गया फाइकस बेंगालेंसिस ग्रुप में, ये गया फाइकस रिलीजियोसा ग्रुप में। बस यही बताने का कोशिश कर रहा है ये कि स्पीसीज आर नॉट आइसोलेटेड। और उसके बाद भी एक पॉइंट है भाई, क्या है वो पॉइंट? ये जो न्यू सिस्टमैटिक्स था, इसमें एक न्यू चीज था। क्या था? सब स्पीशीज था। सब स्पीशीज मतलब जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। जैसे मैंने अभी बताया, यहां पर चलो मैं पहले लिख देता हूं। ओके, मेन जो स्ट्रेस था, मेन जो स्ट्रेस था वो किसके ऊपर था? सब स्पीशीज के ऊपर था, सब स्पीसीज के ऊपर था। मतलब जो मैंने अभी बताया, फाइकस बेंगालेंसिस एंड फाइकस रिलीजियोसा, इस दोनों चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात की। भाई दोनों को इसी स्पीशीज से हम लोगों ने अलग अलग कर दिया। लेकिन अगर हम लोग देखें, इसमें मेन स्ट्रेस किस में जा रहा है? सब स्पीशीज पे जा रहा है। सब स्पीशीज क्या है भाई? अभी मैंने बताया, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। गोरिला गोरिला गोरिला, ठीक है, हंसना मत भाई। गोरिल अभी तुम्हारा भी लूंगा,
ज्यादा देर नहीं है, ठीक है। गौरीला गौरीला गौरीला। तो भाई इसमें ये हो गया तुम्हारा जीनस, ये हो गया स्पीसिस, ये हो गया सब स्पीशीज। अब हो गया भाई और एक दिन लेते हैं, चलो हमारा ही लेते हैं, होमो सैपियंस सैपियंस। अब भाई इसमें ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीशीज, ये हो गया सब स्पीशीज। समझ में आ गया सब स्पीशीज क्या है? बस यही था न्यू सिस्टमैटिक्स में, और कुछ नहीं था। तो भाई सोच रहा था कि आज ही खत्म कर दूं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि तुम्हारा बेसिक सब क्लासिफिकेशन हो, जो 4 स्टेप्स हैं प्रोसीजर, उनके बारे में बताने वाला था, और रूल्स टैक्सोनॉमी के रूल्स वो भी बताने वाला था। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगले लेक्चर जरूर अटेंड करना, और पिछला लेक्चर भी अगर नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं जो रूल्स लाने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ 4 ही रूल्स दिए गए हैं, लेकिन वो 4 रूल्स नहीं हैं, और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ। और जो तुम्हारा है ना नेम, नामकरण जो है ना तुम्हारा, जो तुम नेमिंग करते हो, उसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। क्यों कॉमन नेम्स को नहीं लिया जाता है, वर्नाकुलर नेम्स को क्यों नहीं लिया जाता है साइंटिफिक नेमिंग में, क्यों हम लोग उसका इवोल्यूशन देखते हैं, साइंटिस्ट का नेम देखते हैं, उसके बाद उसका नामकरण करते हैं, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन अगले लेक्चर में मैं प्रोवाइड करूंगा। और भाई क्या बोलूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कुछ भी नहीं बोलूंगा, अच्छा लगेगा तो तुम खुद करोगे, है कि नहीं। और एक बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें जैसे ही मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ जाएंगे ना, 50-100 हो जाएगा, डेली डीपीपी स्किल्स डेवलपमेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैं उसमें अपलोड करने वाला हूँ। ओके, सो जस्ट गेट रेडी फॉर द एग्जाम। एंड आज के लिए बस इतना ही था, अगले लेक्चर जरूर अटेंड करना, आ जाएगा रोज रोज। भाई देखो आज मैं बहुत थका हुआ था, मैं आज लेक्चर मतलब रिकॉर्ड करने के मूड में नहीं था, बहुत थका हुआ हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे लिए इतना सारा काम कर रहा हूँ भाई, कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। चलो इतना ही, सो गुड बाय, हैव ए गुड डे।